हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो में, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ माइंस हु डेवलप्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इनकी थ्योरी को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं, और ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल में क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं, ये पढ़ते हैं हम। पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, उन्होंने कहा था कि जो हमारा काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। वर्क मस्ट बी डिवाइडेड एंड अलॉटेड टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टाइज उनकी जो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से, उनकी जो एक्सपर्टाइज है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर्स के जो वर्क उनको दिया जाना चाहिए वो उनकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक कार है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक हर इंडिविजुअल को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही इंडिविजुअल उस पूरे कार को असेंबल करे। उसको इस तरह से एलोकेट करना चाहिए, इस तरह से काम को बांटना चाहिए ताकि हर इंडिविजुअल जिसकी स्पेशलाइजेशन में भी, वन इंडिविजुअल इज स्पेशलाइज्ड इन दिस फिक्सिंग दैट स्टीयरिंग प्रॉपर्ली, another individual is expertise in this fixing that engine, then one has expertise in fixing that tires and all। तो अगर हम इस तरीके से काम को बांटेंगे तो क्या होगा, वो जो काम होगा स्पेशलाइज तरीके से होगा, सब लोग स्पेशलाइज स्किल्स वाले उस काम को करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, एज कंपेयर टू कि अगर उसी काम को एक ही इंडिविजुअल को वो सारे काम कराए जाते तो शायद वो जो परफॉर्मेंस होती वो उतने बेस्ट लेवल की नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमें काम को बांटना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इन दैट स्पेसिफाइड फील्ड बाय दैट इंडिविजुअल। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वन बॉस, और जिसे हम यूनिटी ऑफ कमांड भी कहते हैं। वन बॉस का मतलब एक सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन बॉस एट अ टाइम। एक इंडिविजुअल का एक ही बॉस होना चाहिए। मान लो एक इंडिविजुअल है, उसके अगर 4 बॉस है तो एवरीबॉडी वुड बी गिविंग हिम सम वर्क, तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि मैं प्रायोरिटी किस काम को दूं, मैं किस काम को, बिकॉज एवरी मैनेजर वांट्स कि उसके काम को सबसे पहले किया जाए, ठीक है। तो दिस वुड बी अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर दैट इंडिविजुअल। उसकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाएंगी और वो हर मैनेजर से डांट खाएगा। तो दैट इज व्हाई ही से कि एक इंडिविजुअल का क्या होना चाहिए, एक ही बॉस होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी वन बॉस की तरफ होनी चाहिए, जिससे कि वो उस काम को अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर सके और अपने हिसाब से कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जब भी हम किसी को भी कोई काम देते हैं उसको हमें कुछ अथॉरिटीज देनी पड़ती है ताकि वो उस सिचुएशन में अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनसे काम करवा सके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग है। मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग हैज गिवन सम वर्क टू द मार्केटिंग मैनेजर। Marketing manager again he will delegate that work to his sales people. Now उसको सेल्समैन से काम करवाने के लिए उनको उसके पास में क्या होना चाहिए, कुछ पावर्स होने की चाहिए, which means right to get things done from subordinates and obligation for the performance. Authority होती है right to get things done from the subordinates. अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाने के लिए उसके पास में कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी बात माने। में मान लो अगर कोई सबऑर्डिनेट उसकी बात नहीं मान रहा है तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सके, या फिर उसे मोटिवेट कर सके, या फिर कोई इंसेंटिव्स दे सके, किसी भी तरीके से वो उससे काम करवा सके। तो दैट इज कॉल्ड एज एन अथॉरिटी, कि उसको उस काम को करवाने के लिए कुछ पावर्स चाहिए होती है जिससे कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सके। क्योंकि एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डेलीगेटेड, बिकॉज मान लो मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग है, उन्होंने काम दिया है मार्केटिंग मैनेजर को,
तो मार्केटिंग मैनेजर कल को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट लाइज विद द मार्केटिंग मैनेजर। मान लो कि आपको 1000 यूनिट्स बेचना है स्पेसिफाइड मंथ। ना मार्केटिंग मैनेजर जो है वो अपने सेल्स पीपल को मोटिवेट करेगा कि वो उस टारगेट को पूरा करे। ना अगर मान लो कल को वो टारगेट पूरा नहीं होता है या कल को वो टारगेट पूरा हो जाता है, दोनों ही सिचुएशन में जो मार्केटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर है वो पूछेगा तो कैसे, मार्केटिंग मैनेजर से पूछेगा। तो मार्केटिंग मैनेजर जो है इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वो ये नहीं कह सकता कि मेरे नीचे वालों ने काम नहीं किया तो इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट विद दैट पर्सन एंड अथॉरिटी जो होती है उसे अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाने के लिए चाहिए होते। तो एक इंडिविजुअल को क्या होनी चाहिए, उसके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स एंड ऑब्लिगेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। जो जॉब परफॉर्म करनी है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर से पूछेगा उस टारगेट के बारे में और मार्केटिंग मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाएगा जिसके लिए ही वो सम अथॉरिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए जिसको काम दिया जाता है। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स एवरीथिंग शुड गो इन वन डायरेक्शन। Teams with the same objective should be working under the direction of one manager. जिनको एक साथ एक टीम है उनके जिन सबका एक ऑब्जेक्टिव है उन सबको क्या होना चाहिए, एक मैनेजर के अंडर काम करना चाहिए यूजिंग वन प्लान। अगर हर कोई अपने अपने प्लान लेके काम करेगा तो शायद वो जो काम है जो इंडिविजुअल गोल नहीं है, जो टीम गोल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। That fuel road is the condition essential to unity of action, coordination of strength and focusing of efforts. So focusing, coordination of strength, unity of action means एक डायरेक्शन में काम जाना and coordination, हर कोई कोऑर्डिनेट करके काम करेगा, that is strength and focusing of efforts, सब लोग एक डायरेक्शन में जब फोकस पुट करेंगे तब हमारा गोल अचीव हो पाएगा। Now next हमारा जो प्रिंसिपल है that is equity. Manager must be fair. Equity means equality. Manager must be fair and impartial to all age, caste, sex, religion, which means कि जो मैनेजर होते हैं उनको क्या होना चाहिए, सबके साथ में इक्वालिटी होनी चाहिए। किसी एम्प्लॉय को ये नहीं फील होना चाहिए कि पार्शियलिटी होती है, बायसनेस होती है, अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। डज नॉट मीन टोटल एब्सेंस ऑफ हार्शनेस का मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्श नहीं हो सकता लोगों से। फेयरनेस का मतलब है इन ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरीवन, सबके लिए डिसिप्लिनरी रूल्स रेगुलेशंस दिस प्रोसीजर्स वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पे स्केल इक्वल होना चाहिए, सबको एक तरीके से प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज इक्वली सबको मिलनी चाहिए। तो जो ट्रीटमेंट होना चाहिए एवरी इंडिविजुअल वर्कर के साथ में वो इक्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। हर चीज एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में होनी चाहिए। इसके लिए हेनरी फ्योल ने क्या लिखा है, द राइट मैन इन द राइट प्लेस, सही आदमी जिसकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज जिस जॉब के लिए है उसको उस तरीके का काम मिलना चाहिए। फॉर्म्स एंड इफेक्टिव सोशल ऑर्डर एंड ही अप्लाइड द सेम मैक्सिमम टू मटेरियलिस्टिक राइट वन राइट प्लेस। तो इंडिविजुअल जो पीपल है वो भी ऑर्डरली वे में होने चाहिए और जो थिंग्स है उनको भी क्या होना चाहिए, ऑर्डरली वे में, ऑर्डरली उनका यूसेज होना चाहिए। नाउ डिसिप्लिन वो चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी ग्रुप एक्टिविटीज होती है, जहां पर भी बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, वहां पे नेसेसिटी होती है। तो सबऑर्डिनेट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर सुपीरियर्स एंड ओबे देयर ऑर्डर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बिना डिसिप्लिन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, कि बिना डिसिप्लिन के कोई भी मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। नाउ इनिशिएटिव मींस अपने तरफ से एफर्ट्स पुट करना। According to Henry Fayol, provide opportunity to employees to suggest new ideas, experiences and new method of work. Henry Fayol ने कहा कि जो एम्प्लॉयज है उन्हें क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अगर उनके पास कोई न्यू आइडियाज है,
उनके अपने एक्सपीरियंसेस है, कोई न्यू मेथड्स है जिसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा सके, तो उस तरीके की उनको इनिशिएटिव लेने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू स्किल्स आती है, वी कैन से, या न्यू ब्लड जो न्यू स्किल्स लेके आता है वो ऑर्गेनाइजेशन में उसका यूसेज किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा फेयर रिम्यूनरेशन। Remuneration to be paid to the worker should be fair, reasonable, satisfactory, and rewarding of the efforts. Remuneration means salary and bonuses and जितने जो भी हमारा monetary and non-monetary terms में जो भी एक एम्प्लॉय को दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में in on behalf of the efforts put by that individual, उसे हम remuneration कहते हैं। तो remuneration क्या होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, और उनके जो एफर्ट्स पुट किए जा रहे हैं उनके द्वारा उसका सही रिवॉर्डिंग सिस्टम होना चाहिए। तो फेयर रिम्यूनरेशन एम्प्लॉयज को पे किया जाना चाहिए। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि आज मेरी नौकरी है, कल को रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी, ये जो डर है उनके मन में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू हैम्पर इन वन और द अदर वे द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉय शुड बी अपॉइंटेड आफ्टर कीपिंग इन व्यू प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, बट वंस अपॉइंटेड देयर सर्विसेज शुड बी सर्व्ड। इसका मतलब ये है कि जब हमें सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कर रहे हैं, बट एक बार जब उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है उसके बाद में उनकी जो सर्विस होनी चाहिए वो उसमें मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, उनके मन में डर नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, हायरार्की मीन्स डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन मूव करता है, द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट अथॉरिटी, एंड एवरी ऑर्डर, मैसेज, रिक्वेस्ट हैज टू पास थ्रू द स्केलर चेन। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, हायरार्की मीन्स डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर्स, मैसेजेस, रिक्वेस्ट जो भी होनी चाहिए स्केलर चेन के थ्रू पास होनी चाहिए, विच मीन्स कि जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस को अपनी प्रॉब्लम्स कन्वे करेंगे, उनके बॉस देन हायर अथॉरिटी पे जाएंगे अगर वो उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन दिस वे द कम्युनिकेशन और मैसेज शुड मूव फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर इंडिविजुअल। अगेन जो हायर अथॉरिटी है, टॉप अथॉरिटी से डायरेक्ट एम्प्लॉयज के पास में नहीं, उसके से मैनेजिंग डायरेक्टर के पास में जाना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर से देन मार्केटिंग मैनेजर के पास में आना चाहिए, देन सेल्स पीपल के पास में आना चाहिए। तो दिस शुड बी द स्केलर चेन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन, मैसेजेस, ऑर्डर्स पास किए जाने चाहिए। बट उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इन केस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमारा जो हायरार्की है उसको फॉलो की जानी चाहिए, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि जो स्केलर चेन के थ्रू जो भी मैसेजेस, ऑर्डर्स जाते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसमें टाइम लगता है, तो विच मीन्स दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ दैट इज नीडेड, डायरेक्टली अगर हमें किसी इंडिविजुअल के पास में जाना है तो वी कैन गो विद दिस प्रोसेस एज वेल, जिसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। गैंग प्लैंक मीन्स एक सपोर्ट लगा के डायरेक्टली हमें, ये जो आप एक ग्राफ में देख सकते हो, नॉर्मली हमारा जो हायरार्की होता है दैट इज A B D F इस तरह से जाएगा एंड A C D F की तरह से जाएगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू F to G, हम उसमें जा सकते हैं। तो स्केलर चेन मतलब एक ऑर्डरली वे में हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी we can have that exception also directing going to the authority through which that problem can be solved, but that is not in the normal course. Now next हमारा है subordination of individual interest to general interest। इसका मतलब है कि जो हमारा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग एज अ टीम, वी आर वर्किंग एज अ डिपार्टमेंट, देन वी आर वर्किंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल गोल है, हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसको हमें सबऑर्डिनेशन देना चाहिए, और जो जनरल इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, उसे हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए. Reconciliation should be achieved between individual and group interest, and reconciliation of mutual differences and clashes by mutual agreement. Reconciliation should be achieved between individuals and group interest. हमारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसमें ग्रुप इंटरेस्ट को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और कहीं पर भी डिफरेंसेस आते हैं, क्लैशेस आते हैं, तो उसे हमें कैसे रिकॉन्सिल करना चाहिए? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉर्प्स. स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, हार्मोनी इन वर्किंग ग्रुप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, विच मीन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो नेचर होना चाहिए, दैट शुड बी अ टीम स्पिरिट. अगर मान लो मेरी 10 लोगों की एक टीम है, तो मैं सिर्फ अपने काम के बारे में नहीं सोचूं, मेरे को अपना काम तो पूरा करना ही है. आई ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड कि हमारी टीम में कौन सा ऐसा बंदा है जो इसे कर नहीं पा रहा है, या प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं पे उसको हिंड्रेंस आ रहा है, एंड इफ आई हैव द कैपेबिलिटी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एज वेल, जिससे कि हमारी टीम का गोल पूरा हो सके, हमारे डिपार्टमेंट का गोल पूरा हो सके. इन दिस वे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी गोल पूरा हो सके. तो टीम स्पिरिट होना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है. नाउ नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मीन्स कीपिंग द पावर विद द मैनेजमेंट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को भी डिस्पोज ऑफ करना. कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल. अगर टॉप अथॉरिटी, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, अगर वो अपनी अथॉरिटीज को अपने पास कंसंट्रेट करके रखती है, तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पोजल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे मुट्ठी होती है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन, एंड व्हेन वी ओपन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स जो मैनेजमेंट है पावर अपने पास रखती है, अथॉरिटी अपने पास रखती है, सारे डिसीजंस के लिए वो सबऑर्डिनेट्स को उसको डेलीगेट नहीं करती है. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो काम करने से रिलेटेड जितने भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं रिलेटेड टू देयर वर्क, दैट इज टू बी डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और दोनों डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट लेवल. Now hope you would have understood this all principles of management by Henry Fayol, and if you like the video, please share, subscribe and give your valuable feedback as well. Thank you.